हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। और इस क्रम के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जो है वो समुच्चय का ही एक छोटा भाग है और इसको एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन अपने सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर कुछ हम इसके ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके तो फिर हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो उपसमुच्चय की सबसे पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे कि यदि किसी समुच्चय हमने मान लिया A, ठीक है, माना A कि A हमारे पास कोई एक समुच्चय है। तो यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना, प्रत्येक पर। किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव मतलब उस A समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उन सब की बात की जा रही है यहाँ पर। तो किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, ठीक है, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय, एक और समुच्चय है हमारे पास B, ठीक है, दूसरा हमने समुच्चय मान लिया B, समुच्चय B का भी अवयव है तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए कि यदि किसी समुच्चय A, ठीक है, A समुच्चय हमने मान लिया कोई अपनी तरफ से, उस समुच्चय A का प्रत्येक अवयव कि उस समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए कि वो सभी अवयव अगर किसी दूसरे समुच्चय B में, अब वो B समुच्चय कुछ भी हो सकता है, तो उस समुच्चय B में अगर वो विद्यमान है कि A के अवयव B में विद्यमान है और सारे के सारे अवयव, तो A B का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। अब इसको लिखने का तरीका, तो इसमें नोट लगा के लिखेंगे अपने कि यदि A B का उपसमुच्चय है, यदि A B का उपसमुच्चय है तो इसे निम्न प्रकार से लिखेंगे। तो इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, कि अगर A B का उपसमुच्चय तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो वो देखिए, तो इसको लिखेंगे कि A उपसमुच्चय है किसका, B का, और नीचे एक लाइन A B का क्या है, उपसमुच्चय। और ये जो बीच में निशान आया जो कि उपसमुच्चय के लिए आया है, ठीक है, ये उपसमुच्चय के लिए हमने इसको यूज किया है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं अंतर्विष्ट, ठीक है, यहाँ तो इसको उपसमुच्चय बोल लीजिए और यहाँ फिर आप इसको बोल लीजिए अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट का मतलब अंदर स्थित, कि इसका मतलब ये हुआ कि A अंदर स्थित है किसके, B के। और इसका वैसे एक्चुअल में इस तरीके का एक डायग्राम भी बनता है कि जैसे हमने ये B बना दिया तो इसके अंदर अगर A आ जाए, ठीक है, B के अंदर अगर A है तो इसको हम बोलेंगे कि A अंतर्विष्ट है B में, मतलब A उपसमुच्चय है किसका, B का। तो ये तो हुए कि इसकी परिभाषा और लिखने का तरीका कि उपसमुच्चय को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने को एक बात और करनी है, वो है कि इसका एग्जाम्पल, कि इसको एग्जाम्पल से हम कैसे समझें, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है ताकि हमें उपसमुच्चय समझ में आ सके, या ऐसे और आगे कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए, समझने के लिए एक एग्जाम्पल अपने नोट कर लेते हैं इसका, कि मान लो मेरे पास है A, ठीक है, और A बराबर है 1 2 3। A समुच्चय के अंदर मेरे पास 3 अवयव हैं और इसी तरीके से एक और समुच्चय है मेरे पास B जिसमें है 0 1 2 3 और 4। अब आपको इस एग्जांपल में साफ दिखाई दे रहा है कि A समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, A समुच्चय में जितने भी हैं वो सारे के सारे अवयव किसमें हैं, B में। कि A समुच्चय में 1 2 3 है तो B के अंदर भी 1 2 3 है। B में A के अलावा कुछ और अवयव भी हो सकते हैं, लेकिन A वाले अवयव होने जरूरी हैं अगर मैं उपसमुच्चय की बात करूं तो यहाँ लिखेंगे कि स्पष्ट है कि A, ठीक है, A
अंतर्विष्ट है बी में, ए अंतर्विष्ट है किसमें, बी में। साफ दिखाई दे रहा है कि जो अवयव ए में है वही के वही अवयव बी में भी हैं, बी में अलग से भी हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि ए उप समुच्चय है किसका, बी का, ए उप समुच्चय है किसका, बी का। अब एक थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी या ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो देखिए क्या है। मैंने आपको ये उप समुच्चय के निशान के बारे में बता दिया, ठीक है, कि ये तो चलो ठीक है कि उप समुच्चय के लिए है। अब नीचे ये जो लाइन है जो कि बराबर के लिए यूज़ होती है, ये वाली जो नीचे वाली जो लाइन है ये यूज़ होती है बराबर के लिए, कि इस लाइन का यूज़ आपने कब करना है और कब नहीं करना। मान लो आपको ए और बी के मान कुछ इस प्रकार से मिल जाए कि ए और बी बराबर हों, जो मान ए का है वही मान किसका हो, बी का हो, कि दोनों समुच्चय अगर बराबर हैं तब तो आप इस बराबर का यूज़ करोगे। अगर वो दोनों बराबर नहीं है, सिर्फ उप समुच्चय की परिभाषा के अनुसार हैं कि उप समुच्चय के नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन बराबर नहीं है, तब आप क्या करोगे, इस नीचे वाली लाइन को यहाँ से हटा के लिखोगे कि हमने अपने को पता है कि ए में जो अवयव है वो अवयव बी में तो है ही, लेकिन सारे के सारे जो बी वाले अवयव हैं वो ए के अंदर नहीं हैं। मतलब ए और बी दोनों बराबर नहीं हैं, कि ए वाले सारे के सारे अवयव बी में तो हैं लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं हैं, ठीक है। मतलब ए और बी बराबर तो नहीं है ना, ए और बी बराबर नहीं है, तो उप समुच्चय के नियमों का तो पालन कर रहे हैं, बराबर नहीं है, इसलिए इसको काटना पड़ेगा। आप नीचे वाली लाइन को काट भी सकते हैं, और बुक में ये वैसे मेथड नहीं दे रखा, आप इसको अलग से ऐसे भी दर्शा सकते हो कि ए उप समुच्चय है किसका, बी का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको पता लग जाए कि ए और बी बराबर नहीं है लेकिन उप समुच्चय के नियमों का पालन करते हैं, तब तो आप इसका यूज़ करोगे या इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि या तो आप बराबर की लाइन को काट के दिखा दो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, और या फिर आप यूँ कहें कि आपको ए और बी के मान नहीं पता, आपको ए और बी के मान नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप उप समुच्चय का जब निशान बनाओगे तो उसके नीचे वो लाइन जरूर लगा देना कि हो सकता है कि ए और बी दोनों बराबर भी हों। कि मान लो ये एग्जांपल आपको नहीं दे रखा और आपको सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ए के अंदर जितने भी अवयव हैं वो बी में हैं, ए में जितने भी अवयव हैं वो किसके अंदर हैं, बी में हैं। तो हो सकता है कि ए और बी दोनों बराबर भी हों, और हो सकता है कि बी बड़ा हो, ये भी हो सकता है, कि दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, कि अभी अपने को पता नहीं है कि ए का जो समुच्चय बनाया हमने वो कौन सा है और बी के लिए कौन सा है। तो अपने क्या करेंगे, ये उप समुच्चय का निशान बना के और साथ में नीचे एक लाइन और लगाएंगे जो कि बराबर के लिए यूज होगी। हाँ, जब आपको क्लियर हो जाए कि ये ए का मान है और ये बी का मान है, तब अपने कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, उप समुच्चय है। एक और एग्जाम्पल इसको समझने के लिए देखिए आप, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए x आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी का समुच्चय, ठीक है, और y हमने मान लिया कि आपकी कक्षा के, ठीक है, इसी विद्यालय की है वो, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए कि x तो हमने मान लिया कि पूरे विद्यालय के विद्यार्थी, ठीक है, और y हमने मान लिया कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी। तो अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि आपकी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी अपने आप ही पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों में तो शामिल हैं। अपने यहाँ कह सकते हैं कि y अंतर्विष्ट है x में, y अंतर्विष्ट है किसमें, x में, कि अगर ये स्कूल है, अगर ये विद्यालय है और उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को बताता है, अगर ये इस तरीके का कुछ हमने एक आकार बना दिया जो कि विद्यालय के विद्यार्थियों को बताता है, तो इसको जैसे x मान लिया, तो इसके अंदर y तो आएगा ही आएगा। मतलब आपकी कक्षा के विद्यार्थी भी फिर इसमें अपने आप ही शामिल हो चुके हैं। तो इसका मतलब y अंतर्विष्ट हुआ किसमें, x में, और अगर y अंतर्विष्ट हुआ x में तो अपने कह सकते हैं कि y उप समुच्चय है किसका, x का। अच्छा, बीच में बराबर की लाइन आएगी तो नहीं आएगी, कारण क्योंकि विद्यालय में और भी कक्षाएं हैं, और भी कक्षाएं हैं, तो इसका मतलब जो ऊपर विद्यालय के विद्यार्थियों का जो समुच्चय है वो y के बराबर तो नहीं आएगा।
y के बराबर नहीं आएगा, y से वो बड़ा रहेगा। तो अपने को पता है कि y यहाँ पर x के लिए उप समुच्चय है लेकिन बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो बराबर वाली लाइन को हम काट के लिख सकते हैं। और या फिर आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो कि y उप समुच्चय है किसका, x का। तो ये तो हुआ उप समुच्चयों के बारे में, मतलब जो भी एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि a बराबर हमें दे दिया 0, 1 और 3, b बराबर है 0, 1, 2, 4। अब यहाँ देखिए कि क्या a b का उप समुच्चय है। मान लीजिए प्रश्न आपसे ये पूछ लिया कि क्या a b का उप समुच्चय है, तो नहीं है। कारण कि a के प्रत्येक अवयव, यहाँ पे लिखा हमने कि a का प्रत्येक अवयव b में विद्यमान होना चाहिए। तो a का प्रत्येक अवयव कि 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 दोनों में है, ठीक है, लेकिन 3 जो है वो a में तो है, ठीक है, a में जिसके लिए पूछा है उसमें तो है, लेकिन वो किस में नहीं है, b में नहीं है। तो यहाँ लिख देना कि 3 जो है, 3, ठीक है, 3 बिलोंग करता है a में। ये निशान देना होगा आपको, बिलोंग्स टू संबंधित है, कि 3 जो है वो संबंधित है a से, लेकिन 3 संबंधित नहीं है b में या b से। 3 a में तो है लेकिन 3 b में नहीं है। मतलब a में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बिलोंग होने चाहिए। जो अवयव a से बिलोंग करते हैं वो अवयव b से भी बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम इसको क्या बोलेंगे, उप समुच्चय, अदरवाइज हम इसको उप समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो यहाँ लिख देना कि दैट एम्प्लाइज कि a b का उप समुच्चय नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने ये बीच में लिखा कि बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू, इसको लेकर उप समुच्चय की एक परिभाषा और है। हम उस परिभाषा को भी अभी लिखेंगे कि ये परिभाषा तो ठीक है कि एक शाब्दिक रूप में आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म के अंदर भी लेकर जाएंगे। तो देखिए इसकी एक नई परिभाषा इसके अथवा में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखना आपको कि यदि किसी समुच्चय A के लिए, ठीक है, यदि किसी समुच्चय A के लिए माना प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, ध्यान देना हमने लिखा माना प्रत्येक A। अब ये जो स्मॉल a मैंने लिखा बीच में, ये एक्चुअल में यहाँ पर जब बिलोंग्स टू लग गया तो ये इस a का क्या बन जाएगा, कैपिटल A का क्या बन जाएगा, अवयव या इसका सदस्य है। ठीक है, कि हमने ये मान लिया कि A समुच्चय के अंदर जितने भी A हैं, जितने भी अवयव हैं, ठीक है, ध्यान देना कि A और जब ये बिलोंग्स टू लग गया तो इसका मतलब ये अवयव शामिल है किसमें, A में, और ये क्या चीज़ है, ये अवयव है। तो प्रत्येक अवयव, ठीक है, यहाँ देखिए हमने भी यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अवयव। तो हमने लिखा यदि किसी समुच्चय A के लिए माना प्रत्येक अवयव बिलोंग करना चाहिए किसमें, A में। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अवयव कि A का प्रत्येक अवयव, तो मानना प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, दैट एम्प्लाइज। अब इस निशान को भी आपने ध्यान रखना, दैट एम्प्लाइज, इसका मतलब है कि यह व्यक्त करता है। ठीक है, कि यह एम्प्लाई कर रहा है, यह व्यक्त करता है कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए अगर यह व्यक्त करे, क्या व्यक्त करे, कि A बिलोंग करे किसमें, B में भी। कि ये जो स्मॉल a हमने लिखा, जो हमने स्मॉल a लिखा वो कैपिटल A में तो है, अगर ये कैपिटल B में भी चला जाए, कि A में जितने भी अवयव हैं, A मतलब कैपिटल A, समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं अगर वो सारे के सारे B में चले जाएं तो अपने बोलेंगे कि A B का उप समुच्चय है। तो यदि किसी समुच्चय A के लिए माना प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, दैट एम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B, तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय A जो है
वो बी का उपसमुच्चय है। अच्छा, अभी भी इस डेफिनेशन में हमें ये नहीं पता कि ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। हमें नहीं पता कि ए बी से बराबर है या ए बी से छोटा है, इसके बारे में अभी अपने को नहीं पता। सिर्फ हमें इतना पता लगा भी कि ए बी का उपसमुच्चय है। तो अपने क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे कि दैट एम्प्लाइज ए उपसमुच्चय, ठीक है बी का, और हो सकता है कि उसके बराबर भी हो, तो हमने बराबर का निशान भी साथ में लगाना है। तो अब आपको इसके अलावा कि ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, अब इसके अलावा अब आपको कुछ और बातें, ठीक है, ये तो हुई गणित के रूप में, बस वही चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसका यूज़ देखिए क्या होगा, मतलब इसको लिखना कैसे होगा कि मान लीजिए आपको मिल जाए कि x, ठीक है, x उपसमुच्चय है किसका, y का, या मान लो उसके बराबर हो जो भी है। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक a बिलोंग्स टू x, ठीक है, कि जितने भी अवयव इस x के हैं, प्रत्येक a बिलोंग्स टू x, ठीक है, a बिलोंग लगा हुआ है तो इसका मतलब ये अवयव की बात कर रहा है कि x में जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक a बिलोंग्स टू x, दैट एम्प्लाइज a बिलोंग्स टू y। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि बस यही है उपसमुच्चय के लिए मेन, इसको आप जरूर नोट कर लेना कि अगर x y का उपसमुच्चय है या उसके बराबर भी है तो अपने इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जितने भी अवयव इसमें बिलोंग करेंगे, x में बिलोंग करेंगे, जो पहले है उसमें बिलोंग करेंगे, तो वो अवयव सारे के सारे बिलोंग करेंगे y के अंदर भी या बाद वाले समुच्चय के अंदर भी बिलोंग करेंगे। तो अब इसके बाद में अपने को नेक्स्ट एक और शब्द यहाँ पर समझना है, वो शब्द है अधिसमुच्चय। इसी के अंदर ही अपने बात कर लेते हैं। अगला जो है हमारे लिए अधिसमुच्चय। देखिए, उपसमुच्चय मतलब छोटा समुच्चय, अधिसमुच्चय का मतलब बड़ा समुच्चय। कि एक्स वाई का उपसमुच्चय है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ये लिखा हुआ है या जो भी हमारे को एग्जाम्पल दे रखे उसके अनुसार अगर एक्स वाई का उपसमुच्चय है, कि एक्स वाई का उपसमुच्चय है, तो इसका अगर उल्टा बोलना हो तो अपने बोलेंगे कि वाई एक्स का अधिसमुच्चय है। या यहाँ जैसे हमने लिखा कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय, यहाँ लिखेंगे कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है, कि मान लो कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो अपने लिखेंगे तो बी ए का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय सुपरसेट माना जाएगा। तो अब इसके बाद में अपने एक चीज़ और यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको लास्ट का एग्जांपल बताया था कि अगर a बराबर है 0, 1 और 3 और b बराबर था 0, 1, 2 और 4, मतलब कुछ इस तरीके के एग्जांपल लिया था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि a b का उपसमुच्चय नहीं है। इसमें मैंने आपको बताया कि a उपसमुच्चय नहीं है b का, a उपसमुच्चय नहीं है किसका, b का। कारण ये था कि a के सभी अवयव b में शामिल नहीं हैं। कुछ अवयव ऐसे हैं जो b में शामिल होने से रह गए हैं। मतलब 0 शामिल है दोनों में, मतलब 0 a में है b में भी है, 1 a में है b में भी है, लेकिन 3 जो है वो a में है लेकिन b में नहीं है। हमने ये लिखा था कि इसका कारण बताया था क्योंकि जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है a में, लेकिन 3 बिलोंग नहीं करता किसमें, b में। 3 a में तो है लेकिन 3 b में नहीं है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे कि a, ठीक है, a अब बराबर तो है ही नहीं, तो वो बराबर वाले निशान की आप बात मत कीजिए, आप सीधा इसको भी काट दीजिए, चाहो तो लगा दो, वो भी कट जाएगा कि a उपसमुच्चय नहीं है और साथ में बराबर भी नहीं है किसके, b के। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको आप इस तरीके से लिखोगे कि अगर कोई एक समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है तो उसको दर्शाने का तरीका क्या होगा, तो उपसमुच्चय का जो हमने निशान बनाया था उस निशान को आपने कैंसिल करना है, स्लैश करना है। तो a बराबर भी नहीं है b के और a उपसमुच्चय भी नहीं है किसका, b का। या वैसे ये सारा उपसमुच्चय के लिए ही है कि उपसमुच्चय नहीं है b का। अब ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। अब इसके बाद में आपको कुछ विशेष परिस्थितियाँ कहो या कुछ समय सिद्ध कुछ नियम कह सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो उसमें देखिए नंबर 1,
ठीक है, या विशेष स्थिति भी आप इसको लिख सकते हैं। मैंने मान लीजिए कि लिखा a बराबर 1 2 3 4 5 और b बराबर मैंने लिखा 3 2 1 4 5। देखिए यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि a b के बराबर है। आप चाहो तो लिख सकते हो स्पष्ट है, दैट एम्प्लाइज a बराबर b। कोई दिक्कत नहीं है कि a b के बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उप समुच्चय की परिभाषा का यूज़ करूं तो आप उसको देखिए ध्यान से। आप इसमें आप देख सकते हैं परिभाषा के अनुसार क्या परिभाषा लिखी थी कि यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में भी है, बिल्कुल है कि यहाँ पर जो अवयव हैं वही अवयव सारे के सारे B में भी हैं। इसको अपने B के लिए भी बोल सकते हैं कि B में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे किस में हैं, A में हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों तरफ से ये बात सिद्ध हो रही है कि दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय हैं, कि A में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे B में हैं, B में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे A में हैं। तो इसका मतलब A B का उप समुच्चय है और B A का उप समुच्चय है। इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि A उप समुच्चय है B का, A उप समुच्चय है किसका, B का। या फिर अच्छा वो बराबर का निशान लगा सकते हो, यहाँ पर उप समुच्चय भी है और बराबर भी है। A उप समुच्चय है B का या B उप समुच्चय है किसका, A का। और अगर ना लगाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग से लिख रखा है कि A B के क्या है, बराबर है, तो भी एक बार जरूरत नहीं है कि A B के बराबर भी है, A B का उप समुच्चय भी है और B भी A का क्या है, उप समुच्चय है। तो ये दोनों बातें जब आप एक साथ लिखने लग जाओगे, जब ये दोनों एक साथ आएंगे कि A B का उप समुच्चय और उसी का ही उल्टा, उसी की ही रिवर्स स्टेटमेंट है कि B A का उपसमुच्चय है, A B का उपसमुच्चय और B A का उपसमुच्चय है। अगर ये दोनों बातें एक साथ आती हैं तो यह जो कंडीशन होगी, यह कंडीशन सिर्फ और सिर्फ A बराबर B के लिए ही होगी कि X Y में है और Y X में है। ऐसा तभी हो सकता है जब X और Y दोनों क्या हों, बराबर हों, अदरवाइज नहीं हो सकता ऐसा। तो इसके लिए अब मैं यही लिख देता हूँ A बराबर B। देखिए मैंने यहाँ पर जो एम्प्लाइज वाला साइन हो दोनों तरफ ही लगा दिया एरो, कि अगर वो दे रखा है कि अगर A B के बराबर है तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और अगर ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है तो आप लिख सकते हो A बराबर B। ये दोनों तरफ से व्यक्त करेगा, ठीक है, ये दोनों तरफ से ही व्यक्त करेगा, दोनों दिशाओं में चलेगा कि अगर A B का उपसमुच्चय और B A का उपसमुच्चय है तो A बराबर B उस तरफ जाएगा ये, और अगर A बराबर B दे रखा है तो ये इस तरफ भी आ सकता है, या इस तरीके से भी आपको आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं यदि और केवल यदि। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, और इसको IFF इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, कि अगर A B में है और B A में है, कुछ ऐसा अगर आपको मिलता है तो ऐसा तभी होगा यदि और केवल यदि A बराबर हो किसके, B के, ठीक है। और अगर A B के बराबर है तो ये आप लिख सकते हैं। तो एक तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस निशान के बारे में, और ये विशेष स्थिति भी इसके अंदर आ गई। अब यहाँ से वो विशेष स्थिति की बात क्या है, मतलब जो एक्चुअल में जो चीज़ आपको बतानी है वो देखिए क्या है। वहाँ पे A बराबर B लिखा हमने, ठीक है। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये A लिखा, ठीक है, ये उपसमुच्चय का निशान आया, और अब जैसे ये B लिखा हुआ है तो एक बार B मत लिखिए, A और B दोनों के बराबर हैं। तो आप क्या करो, इस B की जगह यहाँ पर A लिख दो। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हैं, इसको लोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि इस बार अपने यहाँ B वाला जो मान है उसकी जगह A लिख देंगे तो A उपसमुच्चय किसका, A का। अब यहाँ से सिद्ध क्या हुआ, यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि प्रत्येक समुच्चय जो है, मतलब A का उपसमुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये पहली विशेष परिस्थिति है जो हमें ध्यान में रखनी है। आप इसको नोट लगा के लिख लेना कि प्रत्येक समुच्चय, ठीक है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। चाहे कोई भी समुच्चय है, चाहे वो रिक्त समुच्चय ही क्यों ना हो, स्वयं का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होगा, उपसमुच्चय, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे।
बराबर तो है ही, बराबर तो है, लेकिन उपसमुच्चय भी हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी के बराबर है, ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव बराबर का रहेगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है इस बात की तो वो भी लिखी जा सकती है कि उपसमुच्चय भी है, ठीक है, उपसमुच्चय भी है। और इसके बाद में अपना जो अगला पॉइंट है वो अपना अगला पॉइंट है रिक्त समुच्चय के लिए। तो देखिए रिक्त समुच्चय इसको अपने कैसे समझेंगे। तो अगला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्त समुच्चय के लिए है, तो पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि वो पॉइंट कौन सा है, नोट लगा के जो हमने लिखना है वो ये है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये अपने को समझना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए, इसका जो भी प्रूफ वगैरह है। तो देखिए इसको अपने सिद्ध करेंगे विरोधाभास की कंडीशन से। आपने 10th के अंदर जब आपने प्रीमेय वाले क्वेश्चन किए थे, आपको अप्रीमेय संख्या सिद्ध करनी होती थी, तो आप क्या करते थे, उसके विरोध में या उसका अपोजिट एक स्टेटमेंट लेके चलते थे कि आपको अगर अप्रीमेय सिद्ध करना है तो आप उसको प्रीमेय मानकर चलते थे। तो आपको कुछ ऐसा वैसा ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। देखिए इसमें बोला कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। सिद्ध ये करना है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय में अंतर्विष्ट है। तो अपने क्या करेंगे, इसके विरोध में एक लाइन लिख लेंगे, या लिखेंगे यदि संभव हो तो माना ठीक है, यदि संभव हो तो माना, हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता, ठीक है। मैंने इसके अपोजिट एक लाइन हमने मान ली अपने तरफ से कि यदि संभव हो तो मान लिया हमने कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। अब देखिए रिक्त समुच्चय तो मैंने आपको बताया था कि जो समुच्चय बिल्कुल खाली हो, शून्य समुच्चय जिसको मैंने बोलते हैं, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ये तो है रिक्त समुच्चय, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, प्रत्येक समुच्चय की बात की है ना, अपने किसी एक समुच्चय को लेके चलेंगे और वो समुच्चय अपने मान लेते हैं यहाँ पर ए। सारे तो अपने यहाँ पर नहीं लिख सकते, एक के लिए सिद्ध कर देंगे तो वो बाकियों के लिए भी हो जाएगा उसी तरीके से। तो इस मान लेते हैं अन्य समुच्चय, मानना ए कोई अरिक्त, मतलब जो खाली ना हो, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। और हमने जो माना, हमने हमारी स्टेटमेंट ये है कि जो ये रिक्त समुच्चय है, जिसको /0 के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, हमने ये मान लिया कि ये जो रिक्त समुच्चय है वो इस ए का एक उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया। तथा ये जो रिक्त समुच्चय है ये उपसमुच्चय नहीं है किसका, ए का, ठीक है। लेकिन सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि उपसमुच्चय है, या लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो रिक्त समुच्चय है ये उपसमुच्चय है किसका, ए का। और हमने एक कंट्राडिक्शन इसका ले रखा है, हमने ले रखा है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है। अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यही चीज अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमने माना हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा सारा क्वेश्चन। हमने क्या माना हुआ है, हमने ये माना हुआ है कि रिक्त समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है। अब आप खुद सोच के देखिए, मैंने अभी आपको बताया भी था इससे पहले कि अगर कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है तो कब नहीं होगा, इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे। तो मैंने आपको बताया था उसमें, देखिए चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, अपने क्या जानते हैं कि यदि
ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि ए बिलोंग नहीं करता वाई में, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई का उपसमुच्चय नहीं है। देखिए ये हमने आपको बताया था, जब कोई एक समुच्चय किसी दूसरे का उपसमुच्चय ना हो तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। ठीक है, कि अगर कोई ऐसा अवयव जो x में है लेकिन वो y में नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि x y का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। कि a x में तो है लेकिन y में नहीं है, तो क्लियर है कि x जो है वो अंतर्विष्ट नहीं हो पाएगा y के अंदर, x सारा का सारा y में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि x में कुछ अवयव ऐसे निकल गए, कुछ अवयव ऐसे हैं जो y में नहीं है, तो y में तो जा ही नहीं सकता वो। तो इसका मतलब ये x y का उपसमुच्चय नहीं है। अब इसी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, कि हमने लिखा कि फाई उपसमुच्चय नहीं है किसका, ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फाई के अंदर, मतलब अब ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई के अंदर, फाई तो अपने इसको नहीं बोलेंगे, मैंने आपको बोला था ये प्रचलन के अंदर है कि ये रिक्त समुच्चय है, कि अपने ये बोलेंगे कि रिक्त समुच्चय जो है यहाँ पर, इस रिक्त समुच्चय के अंदर एक अवयव ऐसा जरूर है जो इस रिक्त समुच्चय में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो देखिए अब मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, दैट एम्प्लाइज कि कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव, मान लिया मैंने स्मॉल x, ये बिलोंग करता है रिक्त समुच्चय के अंदर, लेकिन ये जो x है ये बिलोंग नहीं करता ए में। इस चीज़ को आप सुनना बड़े ध्यान से, कि अगर कोई किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है तो ऐसा होगा कम से कम एक अवयव के लिए, कि कम से कम एक अवयव तो ऐसा जरूर था इस रिक्त समुच्चय के अंदर जो इस रिक्त समुच्चय में तो था लेकिन ए में नहीं था। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये आपके कथन का यहाँ पर विरोधाभास कर रहा है। यहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्या क्लियर है, यह एक विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास कहाँ है, ये विरोधाभास है यहाँ पर। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि रिक्त समुच्चय, ये एक रिक्त समुच्चय है, /0 जो है वो एक रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव होता ही नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा कि कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर है, ऐसा जरूर अपना अस्तित्व रख रहा है जो कि x है, जो कि रिक्त समुच्चय के अंदर है। लेकिन रिक्त समुच्चय में क्या कोई अवयव होता है, तो नहीं होता, कि रिक्त समुच्चय तो खाली होता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको उपसमुच्चय नहीं मानता हूँ, जैसे ही मैंने ये माना कि रिक्त समुच्चय जो है वो ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो मुझे ज़रूर ये सिद्ध करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो अवयव है, यहाँ पर जो अवयव है कम से कम एक अवयव वो इसमें नहीं है। तभी तो ये लिखा ना हमने कि अगर ए बी का उपसमुच्चय नहीं था तो ए के अंदर एक ऐसा अवयव हमने दिखाया था जो बी में नहीं है। तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय ए का हमने मान लिया कि उपसमुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब आपको रिक्त समुच्चय के अंदर एक अवयव दिखाना पड़ेगा जो रिक्त समुच्चय में तो है लेकिन ए में नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं रिक्त समुच्चय के अंदर कोई एक अवयव दिखाऊंगा, ये एक विरोधाभास बन जाएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय तो एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई अवयव होता ही नहीं है। यह एक विरोधाभास है जो रिक्त समुच्चय की परिभाषा, रिक्त समुच्चय की परिभाषा का विरोध करता है। मतलब हमारी मानी गई अवधारणा जो है वो गलत है, क्योंकि विरोधाभास पैदा हुआ हमारी इस अवधारणा के कारण कि हमने मान लिया था कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा, और जब ये लिखा तो हमने अपने को ये लिखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं ये लिखता हूँ यहीं पर एक विरोधाभास बनता है, और जो कि रिक्त समुच्चय की परिभाषा का विरोध करेगा। तो हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, ये कंट्राडिक्शन हुआ। और अगर ये गलत है, अगर ये गलत है कि उपसमुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब सही क्या है, सही यही है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो लास्ट में लिख देंगे दैट एम्प्लाइज कि जो रिक्त समुच्चय है ये उपसमुच्चय है किसका, ए का। तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज उपसमुच्चय के बारे में पढ़ा है। उपसमुच्चय के अलावा हमने अधिसमुच्चय को देखा, एक दो इसके एग्जाम्पल किए, उपसमुच्चयों को लिखते कैसे हैं उसके बारे में बात की, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो था ये जो 2 पॉइंट थे। एक तो हमने सिद्ध किया कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि दोनों समुच्चय को बराबर ले लीजिए और अपने आप उपसमुच्चय की परिभाषा के नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कि
रिक्त समुच्चय जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय क्यों होता है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी था। हालांकि सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ लास्ट जाते जाते एक चीज़ और अपने यहाँ पर कर लेते हैं कि हमने जब उपसमुच्चय के बारे में जब पढ़ा वहाँ पर एक दो प्रकार थे उपसमुच्चय के, वो बताने रहेगी, वो मैं आपको भी बता ही देता हूँ। देखिए हमने लिखा था उपसमुच्चय, तो इसके दो प्रकार हैं। एक तो है उचित उपसमुच्चय और एक है अनुचित। ठीक है, तो पहले उचित को देख लीजिए। देखिए उचित उपसमुच्चय कौन सा होगा तो अगर ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का क्या है उपसमुच्चय, मान लो ए बी का उपसमुच्चय है और साथ में ये भी मान लो कि ए बी के बराबर नहीं है, कि ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, मैंने मान लिया ए बी का उपसमुच्चय है और साथ में मैंने मान लिया कि ए बराबर नहीं है किसके, बी के। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है। कि ए बी से छोटा रहना चाहिए। हाँ, उपसमुच्चय के नियमों का पालन जरूर करें कि जैसे मान लो ए बराबर है 1 2 और बी बराबर है 1 2 3। आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो अब ए में है सारे के सारे वो बी में भी हैं, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है। लेकिन ये यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ए बी के बराबर तो नहीं है। ठीक है, दिख रहा है अपने को कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, मतलब ए बी का उपसमुच्चय तो है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। तो अपने क्या बोलेंगे, ए बी का उचित उपसमुच्चय है। यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, ये उचित उपसमुच्चय का एग्जाम्पल है कि ए बी का उपसमुच्चय तो होना ही चाहिए, लेकिन ए बी के अगर बराबर नहीं है तो अपने ये बोल देंगे कि ए बी का उपसमुच्चय जो नहीं उचित उपसमुच्चय है, ए बी का क्या है उचित उपसमुच्चय। अब अनुचित उपसमुच्चय जो है, अनुचित उपसमुच्चय में अपने को ध्यान रखना है कि ए बराबर मान लीजिए कि 1,2 और बी बराबर मान लीजिए 1,2, मतलब दोनों को बराबर ले लो। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए बी का उपसमुच्चय तो है साथ में उसके बराबर भी है, तो ये अनुचित के अंदर आएगा। मतलब ए जो है वो बी का अनुचित उपसमुच्चय है। मतलब ए बी का उपसमुच्चय तो होना ही चाहिए, ए बी का उपसमुच्चय तो होना ही चाहिए, लेकिन ए बी के बराबर भी होना चाहिए। ए बी के क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ए बी के बराबर हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका अनुचित उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये, और इसके अंदर एक हो रहेगा अनुचित उपसमुच्चय के अंदर एक चीज़ और अपने लिखेंगे, और वो इस लास्ट जो हमने सिद्ध किया था वो रिक्त समुच्चय के लिए, वो ये है कि जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का अनुचित उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का अनुचित उपसमुच्चय होता है। तो ये उपसमुच्चय के दो प्रकार हैं। लास्ट में जाते जाते इनको आप जरूर देखना, इनको नोट कर लेना अच्छे से। उपसमुच्चय दो प्रकार के, उचित और अनुचित। उचित और अनुचित दोनों में उपसमुच्चय तो है ही, उपसमुच्चय तो होना ही चाहिए, लेकिन उचित में क्या होता है कि बराबर नहीं होता, अनुचित में बराबर हो जाता है। और अनुचित के अंदर एक कंडीशन और थी कि बिल्कुल ही खाली हो जाए, कि अगर रिक्त समुच्चय की बात करें तो प्रत्येक समुच्चय के लिए उपसमुच्चय तो है लेकिन अनुचित है। तो आज अपना इतना ही काम है, आप एक बार इनका अच्छे से रिवाइज करना, इनके अच्छे से नोट्स बनाना। ये जो काम है आपको बुक के अंदर मिलेगा पेज नंबर 11 पर, कि आज हमने सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर पेज के बारे में पढ़ा। आप इस 11 नंबर पेज को अच्छे से एक एक शब्द, एक एक लाइन जो है उसका अच्छे से मतलब निकालना, उसको समझना, उसको नोट करना। साथ में ये जो बताया है इसको तो आपने करना ही है। और यहाँ पर इसके बाद में कुछ संख्याओं की बात और आएगी जो कि अपने कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये है अपना 12 नंबर पेज पे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, और फिर उसके बाद में अंतराल और घात समुच्चय और सार्वत्रिक। मतलब 4 टॉपिक अभी हमारे 1.3 के पेंडिंग हैं। तो अभी के लिए तो आपको सिर्फ उपसमुच्चय को ध्यान से पढ़ना है। हाँ, इसमें भी कुछ बातें हो सकती हैं कि जो आपको समझ में ना आई हो, या हो सकता है कि कोई लैंग्वेज में आपको दिक्कत आ रही हो कहीं, तो वो चीज़ जो है वो तभी आपकी क्लियर हो पाएगी जब आप इनको लिख लिख के देखोगे। डायरेक्ट पढ़ने से समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन खुद जब आप लिखोगे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा।
तो इसके एग्जाम्पल वगैरह जितने भी उप समुच्चय के ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को आप सोल्व कर लेना। जैसे एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप इसका सोल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थर्ड क्वेश्चन मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, आपको पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 क्वेश्चन इसके करके देखने हैं और इनके ऊपर जो भी एग्जाम्पल हैं उनको सोल्व करके देखना है। थैंक यू।